नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई भूतिया कहानी में। आज की कहानी है रजत की। तो चलिए आज की इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक सुनसान रात, जब पूरा शहर नींद में रहता है और अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा होता है, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो सके और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा हो सके। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था या उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती है। बाकी लड़कियों की हुबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक रखा था। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी थी जो उसने उनके सामने कभी नहीं निभाई थी। कहते हैं ना कि किसी भी छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन है। उस अंधेरे रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के समय स्वप्न में खुद को झोंक देते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे से बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है उसे कोई छू रहा है। अपने कोमल हाथ से उसे अपने और बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, रजत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत याद सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वह जैसे ही खिड़की को फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी से एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर गिरा दिया। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को एकमात्र एक एटीएम मशीन समझता था जिसमें से उनके सिर्फ धन का इस्तेमाल करता था। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को बताने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने ही आया है। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ घटी घटना बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारने लगे। यह मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत दबी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा भाई। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था उसके परिवार उसे प्रेम भाव से नहीं रखते हैं। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ लखनऊ चलना, वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव राज आ जाता है। रजत ने डिम्पल के साथ कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहा था। रजत 10 बजे छिपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत की यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे तक पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भर चुका होता है।
डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची होती है। स्टेशन भी पूरी तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर लिया होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपनी नजर घुमाई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अभी तक डिम्पल नहीं पहुंची थी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतजार कर रहे हो। यह वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी का रूप धारण कर लेती है। रजत अपना होश गंवा चुका था। तभी वह आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। वह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देखकर लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थाम ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफर करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है कि वह काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वह एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो वह एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह अपना बैग जो का त्यों रख बाथरूम के